बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की दावत को रिजेक्ट कर रही है, लेकिन किसकी दावत को रिजेक्ट कर रही है? हुकूमत की दावत को रिजेक्ट कर रही है। बारहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की दावत आती रही। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जैसे ही चार्ज संभाला तो उसी टाइम पर मुज़ाकरात की दावत दी थी कि आइए मीसाक के मुफाहमत करते हैं, मिलकर बैठते हैं, सियासी जमातें और कुव्वतें मिलकर बैठकर ये तय कर लेती हैं कि पाकिस्तान के आगे की सियासत किस तरीके से चलेगी। उसके बाद तवातुर से इस तरह की ऑफर्स आती रही और फिर सदर आसिफ अली जरदारी ने जो मुश्तरका इजलास था, पहला इजलास मुश्तरका जो था इस पार्लिमानी साल का पहला दिन का, उसी के अंदर ये कह दिया कि मुफाहमत करनी पड़ेगी, सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, सियासी जमातें इकट्ठी बैठेंगी तभी सियासी मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात को रद्द किया जाता रहा। अभी हाल ही में कल ही हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इरफान सिद्दीकी साहब, शहरी रहमान साहिबा समेत बहुत सारे लीडरान के शॉट्स चलाए, उनके बयानात चलाए, जिसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए दावत दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और दावत का इंतजार कर रही है। उस दावत के इंतजार के बारे में खबरें ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत थी, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात होती थी, ऑफ द रिकॉर्ड तो बात जरूर होती थी, लेकिन कल शहरियार अफरीदी साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी इस डिजायर का खुलेआम और ऑन एयर इंकशाफ भी किया और ऐलान भी किया। सुने जरा। ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। मामला फिर ये मुज़ाकरात का नॉन स्टार्टर ही समझे ना, क्योंकि इनसे मुज़ाकरात कर रहे नहीं है, वहां से होने नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। वहां से इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। अब कल से इस बात पर डिबेट चल रही है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में इस बात के ऊपर एज अ जमात इकट्ठी हुई है कि वाकई में मुज़ाकरात करने हैं तो फौज से करने हैं या एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, या मामला किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से, स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तरदीद नहीं आ रही, तस्दीक या गोलमोल बातें जरूर आ रही हैं। शिबली फराज साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बात की है, वो सुने और उससे आपको अंदाजा होगा कि तरदीद अभी तक नहीं आई, तस्दीक की तरफ मामला टिल्ट होते हुए नजर आ रहा है। मुज़ाकरात का भी यही है कि जो भी होंगे वो हमारे इमरान खान साहब की जो ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं, और जो भी होगा वो कानून और आईन के दायरे के अंदर हो। मुज़ाकरात होने से पहले आप मुज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें, किस तरीके से और किस माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे, जिससे आप मुज़ाकरात हों उसके साथ उसको एक माहौल मुयस्सर हो, जिसमें कि उनको एक्सेस हो, मशावरत के लिए सारी चीजों का तय होना बहुत जरूरी। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने इन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। आज रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू से ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये मामला नया नहीं है, इससे पहले ही एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में थी और इसी हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई। सुनिए जरा। खान साहब की बड़ी पुरानी कंटेंशन है कि पावर का जो मंबा है वो कहाँ है। इस वक्त जो हुकूमत आप देख रहे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई ना ये एक लेजिटिमेट तरीके से अपने मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आए हैं, ना ही इनके पास कोई ताकत है कि ये हमें कुछ दे सके। पुरानी बात है उनकी, जब उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, शहजाद साहब आपको याद होगा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो रहती है, हमारी कंटेंशन वो मौजूद है। पुरानी कमेटी की तरफ इशारा देते हुए रऊफ हसन साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना चाहती है, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गुफ्तगू की बात आ रही है? नहीं, वहां से तो रेड सिग्नल्स ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ना इधर की ना उधर की बात की। उन्होंने कहा शहरियार अफरीदी साहब की बात है, उनसे ही जानिए, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, सुने उनकी बात। शहरियार अफरीदी ने तो DGI और आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। जो कोशिश उन्होंने की है मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किसे कहने पे की, कोई जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जमातें जो बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देती आई हैं, अब वो कह रही हैं कि वाकई में बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। बल्कि ख्वाजा आसाद रफीक साहब ने तो बिल्ली की बजाय बिल्ले का नाम ले लिया कि बिल्ला थैले से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती ही यही थी। सुने।
फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहिए, शौक से करें। लेकिन ये जो सिविल सुप्रीमेसी का ड्रामा रचाया हुआ है, आज़ादी गुलामी गुलामी आज़ादी, इसमें से निकल जाए। आप मुसलमान सियासी जमातों से बात नहीं करते, सियासी बरादरी से बात नहीं करते, लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम, एक हाथ तेरे बांध पे, दूसरा हाथ पाँव, ये पहली बार नहीं हुआ। दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाले जो कि कभी उनको मिलनी नहीं है। मिस्ड कॉल का इंतजार किया जा रहा है और किसी भी तरीके से किसी किस्म के मुज़ाकरात दूसरी तरफ से नहीं होंगे। सुने। पीटीआई फौज को सियासत में धकेल रही है और वो कह रहे हैं कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। जिस तरह मोदी और ट्रंप ने मिस कॉल नहीं दी थी, लिहाजा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्यों लगता है कि सियासी जमातों से गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर गुफ्तगू करनी है तो उन्हीं लोगों से करनी है जिनकी तरफ वो इल्जाम लगाते रहे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की रिजीम चेंज के अंदर एक बहुत अहम किरदार होने के हवाले से बात करती रही, लेकिन उसके बाद फिर उसी हवाले से लॉबी फर्म हायर करना और अमेरिका से ताल्लुकात को सही करने की तरफ भी जाती रही। इसकी तरफ भी इशारा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। लेकिन इस टाइम पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात होंगे भी, या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक डिजायर है, या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी करने की कोशिश भी करी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पहले सेगमेंट के लिए मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। ये मुज़ाकरात सबसे पहले ये वो कैरेट एंड स्टिक वाला रूल अप्लाई कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, प्रेशर बढ़ाए और ऐसे बयानात दें कि अगला जो पार्टी है वो किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाए, या फिर ये इसलिए एक सर्टन मौक़िफ़ अपनाया गया, बहुत अच्छे खासे हैवी किस्म के बहुत सख्त किस्म के बयानात भी आए, या ये इसलिए दिए गए कि मुज़ाकरात की दावत नहीं आ रही थी या मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था और अब खुलकर मुज़ाकरात के लिए आप लोग अपनी डिजायर शो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो बहरान है, जो क्राइसिस है, बिल आखिर इन तमाम क्राइसिस का हल तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय होना है, और मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के ही होने चाहिए, उन्हीं के सियासी जमातों के दरमियान ही होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस जो PDM 2 की पॉलिटिकल जमातें हैं, ये अपनी वक़्त हो बैठी हैं, क्योंकि ये खुद बैसाखियों पर फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां मुज़ाकरात में संजीदा हों तो उसके लिए एक होमवर्क किया जाता है, कोई जेस्चर दिया जाता है। कल जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ हमारे पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, आप सब जानते हैं। कल ही मैंने उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने एक पुरअमन रैली निकाली इस्लामाबाद में। हम तीनों और हमारे साथ 150 अरकान कारकुनों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए गए। हमारे वहाँ फॉर्म 45 के तहत जीते हुए मैंने उनमें शुएब शाहीन साहब, आमिर मुगल साहब, अली बुखारी साहब पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब अगर ये जमहूरी हुकूमत है और फॉर्म 47 के बाद असम्बलियाँ बन गई हैं, हुकूमत चल रही है, तो इसके लिए इनको जेस्चर देना चाहिए। आमिर साहब, क्या ये जेस्चर काफी नहीं था? सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन क्या ये जेस्चर काफी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपसे बोला है कि मुज़ाकरात करें, मिसाक मुफाहमत करें? क्या ये जेस्चर काफी नहीं था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और आप लोग कंटिन्यूसली ना कह रहे हैं? मेरी बहन, ये सिर्फ सियासी तकरीर थी, ये सिर्फ दिखावे की चीज थी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहले एक कदम बढ़ती है और उसके लिए अमलन कोई सबूत देती है। और आज भी जिस तरह से हमारे हजारों कारकुन जेलों में हैं, हमारी खवातीन क़यादतबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, और कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी 2 हफ्ते पहले अपने एहतजाज की कॉल दी, तो ये सारी चीजें हाथी के दांत दिखाने के
और खाने के और के बराबर हैं। अच्छा, जो आमिर साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि हमारा जो एक बेस लाइन है, हमारा जो एक मुसलमान, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, उसके ऊपर बैठकर पहले TOR तय किए जाएं और फिर जहाँ सियासी जमातें हकीकत हैं, वहाँ एस्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। पिछले कई अदवार से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं उनमें एस्टैब्लिशमेंट जरूर साथ बैठी होती है, तो उसके साथ ही ये मुल्क आगे चलेगा। स्वामी डोगर साहब, आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर पॉलिटिकल पावर से भी डिस्कशन करना चाहेंगे, मुज़ाकरात करना चाहेंगे, तो आप ये चाहेंगे कि उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट एक अहम रुकन के तौर पर बैठे? इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? यस, उसकी वजह कि भाई मेरी बहन के पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया कि किसी पर एतबार नहीं है। जब तक कोई रेफरी या अंपायर या वो ताकतवर हाथ नहीं बैठेगा जो ये चाहेगा कि अब इस मुल्क को इस तरीके से आगे चलाया जाए, उस वक्त तक पॉलिटिकल जमातों का बैठना बेमानी। आप सब समझती हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क में कितना बढ़ चुका है, जो कि एक मुसलमान हकीकत है। और कभी मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि कभी एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि मुल्क के मफाद को लुक आफ्टर ना किया जाए और मुल्क के मफाद को मद्देनजर ना रखा जाए। बिल आखिर आज नहीं तो कल आप मेरी बात इस प्रोग्राम में नोट कर लीजिएगा, जो मुल्क में इस टाइम बिलखसूस पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है, जो महंगाई है, जो अनारकी बढ़ गई है, जो पोलराइजेशन बढ़ गई है, इस सारे बहरानों का क्राइसिस का हल यही है कि आपको पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी PTI, जिसको 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, उसको ऑन बोर्ड करना अच्छा, अनफॉर्चुनेट बात ये है आमिर डोगर साहब, आप लोगों के जमाने में भी एक गंदम का बहरान आया था। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मुझे अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। अली राशिद साहब, 2 डिमांड इस टाइम पर आमिर डोगर साहब ने आपके सामने रख दी हैं। एक तो पहले TOR सेटल डाउन करें, पहले कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगे कि वाकई में आप चाहते हैं कि आप लोग मुज़ाकरात करना चाहें। दूसरा, मुज़ाकरात अकेले आपसे नहीं होने, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN बैठेगी, उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट बैठेगी, तब जाकर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। कुछ ट्रस्ट नहीं है, एक अंपायर होना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जमहूरी इख्तियार की बात करती है, जो कि हमेशा ये कहती है कि सियासी जमातों को बालातर होना चाहिए, वो इस बात पे अग्री करेगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो इनसे मैं कहूँगा कि हमने हर फोरम पे ज़रदारी साहब ने अपनी स्पीच में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सब ने कहा कि आएँ बैठें और मसले का हल निकालते हैं। लेट्स बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब मसला ये है कि जब मुज़ाकरात और बात करने की बात आती है तो ये PDM की बात करते हैं, तो PDM के जो सरबराह थे फजलुर रहमान साहब, उनके साथ ये अपने मुफाद के लिए बैठ सकते हैं, उनके साथ ये बात कर सकते हैं। मगर जब बात पाकिस्तान की आती है, इकॉनमी की आती है, हालात की आती है, तो इनको बैठना नहीं है। एक इनका नुमाइंदा जो है वो कहता है कि जी हम तो ISI और आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे और किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरा इनका बंदा कहता है कि नहीं, हम तो इसको ओन ही नहीं करते, इनके ज़ाती राय होगी। फिर एक इनका जो चीफ मिनिस्टर है KP का, वो कहता है हम इस्लामाबाद पे दावा बोल देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। मेरे हिसाब से देखें, बिल्कुल सब पार्टियों को, सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ के बात करना चाहिए, मगर उससे पहले आई फील कि PTI को इंटरनली बैठ के अपने कुछ डायलॉग करना चाहिए टू कम ऑन द सेम पेज। इनकी पार्टी का बयानिया क्या है, नैरेटिव क्या है, किसी को नहीं समझ आ रहा। इनकी मंतक क्या है? सऊदी एनवॉय आता है इन्वेस्टमेंट की बात करने, तो शेर अफजल मरवत साहब कहने लगते हैं कि सऊदी भी कंस्पिरेसी में शामिल था। फिर उनके जो चेयरमैन हैं वो लाताल्लुकी कर लेते बयान से। इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है। लेकिन अली साहब, मुझे संजीदा हूं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN यानी हुकूमत एज अ होल कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए कोई चैनल खोला गया था? आप फरमा रहे हैं कि स्पीचेस की हैं, वो कह रहे हैं दिस इज मेयर लिप सर्विस, ये लिप सर्विस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो या तो कोई ऐसा कदम जहां आपने कहा ना हो, कुछ किया हो, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी, कोई रवाबित, कोई बैकडोर रवाबित, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बोला हो कि ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं, TORs ले आए, हम अपने TORs ले आते हैं और उसके बाद बैठकर बात करना शुरू करते हैं। वी आर रेडी। देखिए, हमने तो फ्रंट डोर कर दिया है। हमने तो जॉइंट सेशन के हमारे जो सदर साहब हैं, उन्होंने उस स्पीच में कह दिया है कि सबको मिलके बैठना चाहिए एंड वी रेडी। बैकडोर तो
پیچھے بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں چیزیں. ہم تو فرنٹ پہ آ کے وی آر اوپننگ آرمس کے آئیں, بیٹھیں, بات کریں, اپنے جو بھی چیزیں ہیں طریقے سے بتائیں. دیکھیں دس کنٹری کین ناٹ افورڈ اس قسم کی چیزیں. یو نو ابھی اللہ اللہ کر کے چیزیں واپس ٹریک پہ آنا شروع ہوئی ہیں. IMF کی بات چل رہی ہے, ایرانی پریزیڈنٹ آ کے گیا ہے, سعودی عربیہ پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں سعودی پرنس سے ملنے کے لیے, انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پہ, انفلیشن تھوڑی کنٹرول میں اب آنا شروع ہوئی ہے, چیزیں ٹریک پہ جانا شروع ہوئی ہیں. May 9 پھر سے قریب آنا شروع ہوا ہے اور انہوں نے پھر سے باتیں کہ ہم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علی صاحب؟ کیا May 9 کے لیے کوئی اور پلان بنایا ہوا؟ Is that what you're saying? میں کہنا نہیں چاہ رہا, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا عامر ڈوگر صاحب, عامر ڈوگر صاحب آنا چاہ رہے ہو. پھر بات آپ نے سن لی ہے, ان کو یہ خدشہ ہے, حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ 9 مئی کے قریب آتے ہی آپ لوگ کچھ اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ چیز بھی کلیریفائی کر دیجئے گا, ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ ڈور آ کر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات چیت کریں. آپ لوگوں نے مینا مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے, اب آپ نے اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہونے کی ایک ڈیمانڈ رکھ دی. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید ہوتی تھی, تو کہہ رہے ہیں آپ کی بھی کنفیوژن جو ہے نا وہ بڑی عیاں ہو کر سامنے آ رہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہم پہلے دن سے جس بات پر کھڑے ہوئے تھے اسی پہ آج بھی قائم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا. آپ بھی جانتی ہیں, پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ 8 فروری کو کون جیتا ہے, کراچی سمیت پشاور تک. دوسری بات یہ ہے کہ بات عامر ڈوگر کی نہیں ہے, بات میرے بھائی کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہے PTI کی نہیں ہے, بات اس ملک کی ہے, اس ملک کی بہتری اور ترقی کی ہے. اگر یہ جس طرح سے بھی یہ گھس بیٹھے ہیں, اگر یہ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, سگنل اچھے آ رہے ہیں, تو ہم قومی مفاد میں قطعاً کوئی ایسا رکھنا نہیں ڈالیں گے کہ جس میں یہ سمجھیں کہ ہم ملک کی ترقی نہیں چاہتے. ملک سب سے پہلے مقدم ہے, ہم بعد میں ہیں. تو اس لیے یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسا ایڈونچر کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود, احتجاج کے باوجود اسمبلیوں کا حصہ بنے. ہمارے ساتھ پری پول دنیا کی بدترین مثالیں قائم کی گئی, جو ریگنگ ہوئی اور جو آج تک ہو رہی ہے, جو ضمنی الیکشن میں پنجاب میں ہوا, آپ سب جانتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب یہ تو سب کے سامنے ہے. میری بات تو مکمل ہونے دینا. جی کمپلیٹ کر لیں. میں ایڈیشنل بات کرنے لگی تھی, وہ جو آپس کی ان فائٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. ہم پھر بھی اس کا حصہ ہیں. پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اپنے پوائنٹ آف ویو, احتجاج, اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے, وہ بھی ہم ادا کرتے رہیں گے, بغیر کسی ایسے کام کیے کہ جس میں ریاست یا ریاست کے کسی پبلک پراپرٹی کو یا کسی ادارے کو یا کسی بلڈنگ کو نقصان والی بات بالکل قطعاً نہیں ہے. ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ حکومت بنائی ہے, یہ حکومت چلائے, لیکن مجھے پورا امید ہے, یقین ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کا جو موقف تھا عامر صاحب, PTI کا I understand what you're saying, PTI کے پاس ہے, آپ کا جو موقف تھا کہ ہم نے نہ پارلیمنٹ چلنے دینی ہے اور نہ حکومت سڑکوں پر چلنے دینی ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ احتجاج پارلیمنٹ میں بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے, اور ہم نہیں چلنے دیں گے حکومت کو. کیا وہ موقف چینج ہوا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے؟ ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور ڈٹ کر کر رہے ہیں, اور جو بھی حکومت کا وہاں اقدام جو ملک اور عوام کے مفاد کے خلاف ہوگا, اس کا جواب ہے کہ ہر طرف ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, کہیں ہمارے لیے کوئی سپیس نہیں. آپ جانتے ہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جا رہا ہے مسلسل, جو 9 مئی سے لے کے آج دن تک. ہم سمجھتے تھے شاید الیکشن ہو گیا, کوئی غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, کہیں سے کوئی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. نفرت, ضد, طاقت کے نشے میں چور اسی طرح کے بیٹھے ہوئے, اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں. میں پھر بھی یقین کرتا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ مذاکرات کے ذریعے یہ ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. ان کے پاس یہ اندر سے کھوکھلے ہیں, منہ ان کے لٹکے ہوئے ہیں. آپ ان کے وزیروں کو دیکھ لیں, ان کی حکومتی نمائندوں کو دیکھ لیں. یہ بھائی جو پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہے, یہ تو بہت مزے میں ہے. میں
देख रहा हूं कि गवर्नमेंट बेंचों में पीपल्स पार्टी बैठी है, लेकिन किस बिल के साथ बैठी है। कुछ दिनों के बाद आपको इनके इख्तलाफात भी नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो भानमती का कुनबा है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। नहीं जी अली साहब, चीज नेचुरल होती है। अली साहब आप उनके इन फाइटिंग की बात कर रहे हैं, इधर आप लोगों के मसलों की बात हो रही है, और ये तो पहले दिन हुकूमत के बनने के बाद ही। मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मुझे पता है। सो बेसिकली आमिर साहब ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर मसले होने वाले हैं। सो आप उनके मसलों की बात कर रहे हैं, वो आपके मसलों की बात कर रहे हैं। जो मसले पाकिस्तान के अवाम के किधर गए फिर? देखें ये उनकी प्रेडिक्शंस और प्रोफेसीज के आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उस पर तो मैं अपना तज़िया नहीं दे सकता कि उनको लगना है कि आने वाले वक्तों में स्पेकुलेशंस हैं, उस पर मैं अब क्या बात करूं। मैं अभी हाल की बात कर सकता हूं, उसमें मुझे जो है PTI के दोस्त मेरे काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार लग रहे हैं। एक उनका रहमान लीडर जो है कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। मेरे हिसाब से पहले इनको एक इंटरनल अपनी कोर कोई कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, पहले ये समझें ये चाहते क्या हैं। इनका डायलॉग तो जब करेंगे जब इनको खुद पता होगा कि दिस इज व्हाट वी वांट। सो अली साहब आप कह रहे हैं डायलॉग तो तब करेंगे जब इनको पता होगा कि ये चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम लोगों को फॉर्म 45-47 वाली बात पे हम बड़े क्लियर हैं, और हम इस बात पे बड़े क्लियर हैं कि बीच में एस्टैब्लिशमेंट बैठेगी। अब वो दो डिमांड्स आपके सामने रख रहे हैं, आप तैयार हैं ये डिमांड मानने को या नहीं? नहीं, हम देखें बाकी हमारे एंड से बाकी स्टेक होल्डर्स जो ये चाहते हैं, उसमें नेटो को बिठाना चाहें या US डोनाल्ड लू को बिठाना चाहें, जिनसे इनको पहले प्रॉब्लम थी जैसे एस्टैब्लिशमेंट से, तो इनको बड़ा मसला था। मसला ही सारा इनको एस्टैब्लिशमेंट से था कि ये तो कहते हैं कि हमें बट अब तो नहीं है अली साहब, अब नहीं है उनको वो मसला। अब वो कह रहे हैं कि बीच में मुज़ाकरात में बिठाएं, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। एटलीस्ट एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं नजर आ रही कि चले अब मुज़ाकरात होना तो शुरू होंगे ना। एटलीस्ट वो मैं ना मानूं से एटलीस्ट मैं इस कंडीशन पे मानूं। बिस्मिल्लाह देखें, अगर एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता करें ये, अगर वो ऑन बोर्ड हैं और बैठना चाहते हैं तो उनको ये कन्विंस कर लें, बैठ जाएं। हम तो अपनी बात कर सकते हैं। आपको एक्सेप्टेबल हो गई पॉलिटिकल पार्टी, वी आर रेडी, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर रेडी टू स्पीक। यानी एस्टैब्लिशमेंट बीच में बैठेगी तो आपको तैयार, जिसको लेना चाहें वो खुद लेके आए। अगर वो तैयार करते हैं, हम तो तैयार हैं हर चीज के लिए। पाकिस्तान के मुफाद में जो भी चीज है, we are ready for that. That is a very interesting perspective. अली राशिद साहब, आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ज्वाइन के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमत तैयार है, लेकिन लेकर एस्टैब्लिशमेंट को खुद आना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इतनी सारे बयानों के बाद, इतने सख्त तुंदी और तेजी वाले बयानात की बौछार के बाद, क्या दूसरी तरफ तैयार होगी एस्टैब्लिशमेंट, होगी तैयार मुज़ाकरात के लिए? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद अवाम के मसले की बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अवाम अपने बिल देखकर, बिजली के बिल देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। और क्यों चौंक जाते हैं? वो इसलिए चौंक जाते हैं क्योंकि नेपरा के अंदर एक बार फिर जब बिजली के निर्खों के अंदर इजाफा करने की दरखास्त दी गई तो समात हुई। समात के अंदर बड़े वाज़े तौर पर महंगे पावर प्लांट चलाने के हवाले से इंकशाफ हुआ। इंकशाफ इसलिए हुआ और पब्लिक डोमेन में ये इसलिए आया क्योंकि मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि वो बिजली के पावर प्लांट्स जो कि एफिशिएंट नहीं है, जो कि महंगे हैं, वो चलाए जा रहे हैं। और सस्ते बिजली के पावर प्लांट्स को साइड पर रखा गया है। एक जगह कैपेसिटी सरचार्ज, कैपेसिटी पेमेंट पे करना है, वो भी आवाम के सरों पर आ गया है। दूसरी तरफ महंगे बिजली के पावर प्लांट जो कि RFO और हाई स्पीड डीजल के ऊपर चलते हैं, उनको चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो बिजली के पावर प्लांट भी चलाए जा सकते हैं जो कि सस्ते फ्यूल पर चलते हैं लेकिन नहीं चलाए जा सकते हैं। ये स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023 के अंदर बड़े वाज़े तौर पर ये बात बता दी गई है। इसके साथ साथ पुराने और खराब कारकर्दगी वाले ये जो प्लांट्स हैं, इनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनको चलाया जा रहा है। ना सिर्फ ये, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल भी हैं, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल के साथ साथ ईंधन की फराहमी के भी अच्छे खासे मसले हैं, जिसकी वजह से आवाम को जो बिजली फराहम की जा रही है वो पहले ही महंगे दामों दी जा रही है। सोने पर सुहागा ये कि इसमें इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर है, उसकी भी प्रॉपरली जुलाई 22 से जून 23 तक उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से 20,262 मिलियन रुपीस का एक ओवरऑल मसला आया है। अवाम के ऊपर ही ऑब्वियसली पड़ेगा। ना सिर्फ ये, इसी मसले के अंदर जो ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंसिव प्लांट्स है, उसमें 164 बिलियन रुपीस का पावर सेक्टर को
कॉस्ट पड़ी बिकॉज एक्स्ट्रा जो है वो पावर प्लांट्स वो वाले चलाए गए। ना सिर्फ ये, अब इस टाइम पर सोलर पैनल्स के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनका जो निर्ख है उसके अंदर भी इधर उधर मामलात को किया जाएगा, यानी नेट मीटरिंग के निर्ख गिराने जो सारिफीन है वो बेसिकली एक यूनिट का तकरीबन 21 रुपए लिया करते थे, अब 10 रुपए उसके कम करके तकरीबन 11 रुपए पे आ जाएगा। ये भी अवाम के लिए एक भारी भरकम बर्डन के तौर पर सामने आएगा कि वो लोग जो कि बिजली के बिलों से साइड पे करके सोलर बिजली की तरफ आना चाहते थे वो भी अब मसले में आ गए। सोलर बिजली की कुल पैदावार इस टाइम पर 3000 मेगावाट पर पहुंच गई है, इस कदर मामलात आगे चले गए। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद है, माहिर मईशत। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा है ARY के। निजाम साहब आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ बिजली आप चला रहे हैं और एफिशिएंट बना नहीं रहे हैं, आप ऐसे कैपेसिटी सरचार्ज भी हमारे सर पर लग रहा है, आपने फिर पावर प्लांट्स भी वो चलाने हैं जो कि हाई स्पीड डीजल से चल रहे हैं, महंगे ईंधन से चल रहे हैं, सस्ते ईंधन की तरफ भी नहीं आना, और फिर आप कहते हैं सोलर पैनल्स भी ना लगाएं, कैपेसिटी पेमेंट भी आप दें। कैपेसिटी पेमेंट गरीब को पड़ी है, ट्रांसमिशन लाइंस आपकी खराब, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी खराब, मसला सारा हम पे आके गिरता है। क्यों? इसलिए कि रिकवरियां करनी है आवाम से। जो कुछ IMF ने कहा है उसमें 200 यूनिट वाले तो चले किसी हद तक बच जाते हैं, उससे ऊपर जितने भी मिडिल क्लास है वो सारे के सारे बर्डन दे रही है। जो बिल दे रहा है वो लोगों के नुकसान भी दे रहा है, जो बिल दे रहा है वो लोगों की चोरियां भी वही भर रहा है, जो बिल दे रहा है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको भी वही भर रहा है। वो सारा का सारा वो जो है आवाम के ऊपर आ रहा है। अब जो हम जैसे देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या खिलाफ वर्जी हुई इसकी, उस पर क्या एक्शन हुआ? अभी तो थर्ड पार्टी को बोल दिया ना कि इसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए। तो ये तो हर महीने हो रहा है, ये आज एक दिन का थोड़ी है। हर महीने लॉसेस जो है वो आम पर जो है वो लाते जा रहे हैं, और जो बिजली घर महंगे वाले हैं वो अब तक प्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर इसी तरह जो आपने थरकोल से मुतालिक जो जहाँ लगे हैं, जो सस्ते कोयले पे लग रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्शन ही नहीं है उनका। वो ट्रांसमिशन लाइन तो हमारी वो 60 के दहाई की है ना। जी नहीं, अपडेट नहीं हुई। आपने फिर ओवर जो है ना वो 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी आपने इंस्टॉल कर दी है। इधर आप सोलर की तरफ भी आ रहे हैं, ये आपको जो सोलर पे जाना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो FIA के अंदर मामला गया है ओवर बिलिंग वाला इशू, ये किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? ये 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग होना, दिस इज अ मैसिव अमाउंट। इसमें ये तो जब निगरान हुकूमत आई थी जो उन्होंने एक एक्शन शुरू किया था वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था मुसलसल, जिसमें ओवर बिलिंग से मुताल्लिक भी इशूज़ थे, जो मीटरिंग की टेम्पर्ड थे वो इशूज़ भी थे, जो बिजली चोरी हो रही थी वो इशूज़ भी थे। तो ये पूरे पेस से चल रहा होता तो बहुत अच्छी रिकवरीज हो रही होती। लेकिन एकदम से वो जैसी निगरान हुकूमत गई तो वो मिनिस्ट्री आते आते नए मिनिस्टर बनते बनते इसमें बहुत टाइम लगा। अब आके FIA, वो भी मोहसिन नकवी साहब ने खुद एक्शन लेके FIA को इन्वॉल्व किया है। लेकिन ये उन जगहों पर है जहाँ पर बेसिकली वो जो सारे अपना बिल देखकर एकदम से चौंक जाते थे वो बिल्कुल सही चौंकते थे। जी चौंकेंगे। अभी तो ये चूंकि गर्मियां आएंगी तो फिर इस्तेमाल ज्यादा होगा। दोबारा हो गई है? जी जब गर्मियां आएंगी तो इस्तेमाल ज्यादा होगा तो फिर लोगों को चार्जेस भी ज्यादा पड़ेंगे, ओवर बिलिंग भी होगी। ओवर बिलिंग भी होगी। फिर हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं वो तो अब सोलर लगा रहे हैं, तो वो जो हम 105 रुपये का यूनिट लेके और 20 रुपये का गरीबों को देते तो वो किससे रिसीव करेंगे? अगर 3000 मेगावाट सोलर पे चला जाएगा तो वो जो रकम है वो कहाँ से ली जाएगी? फिर जो हमारी कैपेसिटी चार्जेस हैं वो इस वक्त जो है वो 2000 अरब के और बिजली के चार्जेस 1000 अरब रुपए के, तो वो 66% तो हमारे जो ना वो इंस्टॉल कैपेसिटी चार्जेस हमें पे करने पड़ रहे हैं। अच्छा खाकान साहब, एक तरफ पॉलिसी का फ्लॉ, आपने कैपेसिटी पेमेंट जो है वो कमिट कर ली है, और क्योंकि कमिट कर ली और 20 से 30 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है IPP से, अब मारे हम जा रहे हैं। एक जगह आप कह रहे हैं हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन पाकिस्तान एंड व्हाटसोएवर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी आप छोड़ें, डीजल और पेट्रोलियम के पावर प्लांट्स के ऊपर हम लोग चलते हैं, सोलर पैनल्स वालों को आप वैसे ही वक्ता डाले रखें और गरीब आवाम के ऊपर वो कैपेसिटी सरचार्ज भी डाल दें। ये शदीद किस्म का पॉलिसी फ्लॉ एंड आपस में एक क्लैश नहीं नजर आ रहा पॉलिसीज का? So Anika साहिबा, आई एम रियली ग्लैड कि आपने आज एनर्जी सेक्टर को एज अ होल टैकल करने की कोशिश की है। पहले तो ये समझें कि ये वो सेक्टर है कि सरकार का सबसे बड़ा फुटप्रिंट अगर कहीं पे मौजूद है तो वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में है। एंड व्हाई डू आई से दैट? सरकार जनरेट करती है, सरकार डिस्पैच का ऑर्डर देती है, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है, सरकार व्हीलिंग करती है, सरकार ये डिसाइड करती है कि सब जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो फ्यूल्स हैं, उनकी कॉस्ट सवाए कोल के क्या होगी।
सरकार ही डिसाइड करती है कौन से नए पावर प्लांट्स किस तरह के लगेंगे, सरकार ही पाकिस्तान में ये डिसाइड करती है कौन किस वक्त मेंटेनेंस पे जाएगा, CPPA ये काम करती है, और जनरेटर्स को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो डायरेक्टली B2B किसी को बेच सकें। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि सरकार इज रनिंग द होल ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। रन किस तरह हो रहा है इसको देखें। जो हमारी डिस्कोज हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, जो टॉप 10 हमारे हाईएस्ट लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, अनीका 7 आउट ऑफ देम आर पाकिस्तान डिस्कोज। ये सारी स्टेट मोनोपोलीज हैं। आप सोचें ARY इज द ओनली चैनल इन पाकिस्तान और इसके अलावा कोई चैनल नहीं है। देयर विल बी नो कंपटीशन और सारा बजट आपको ही मिलेगा एडवर्टाइजर का। आपके पास क्या इंसेंटिव होगा टू इम्प्रूव? राइट नाउ यू हैव अ ग्रेट इंसेंटिव बिकॉज यू आर इन अ कंपेटिटिव मार्केट। पाकिस्तान ने ये एक्सेस भी नहीं दिया कि आप पावर या गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यू हैव टू सेल इट टू दी सरकार ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये सोचिए कि सुई कंपनीज मोनोपोली कंपनीज हैं, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न पे हैं। सरकार अपनी कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवर नहीं करती। इस दफा 3100 अरब रुपए का पूरे पाकिस्तान में बिल जाएगा। उसमें से जो रिकवरी आएगी वो स्टार्ट ऑफ द डे से 600 अरब रुपए कम होगी, यानी कि 2 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ये तो हम मान रहे हैं। सीजनल प्राइसिंग नहीं करते तो हम सर्दियों में अनिका वी ड्रॉप टू 8-9,000 मेगावाट कैपेसिटी पेमेंट हो रही है 40,000 मेगावाट की। हम सीजनल प्राइसिंग भी करने के काबिल नहीं है। स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगाना चाहते बिकॉज फिर चोरी हर जगह पे पकड़ी जाएगी बाय नॉट गोइंग एंड नॉकिंग योर डोर अनिका बट बाय द स्मार्ट मीटर्स। कभी कहानी सुनाऊंगा, ADB का प्रोजेक्ट था, आई वॉज इन द गवर्नमेंट, मैंने इतना पुश किया बट मैं हार गया और वो हम प्रोजेक्ट नहीं ला सके कि हम स्मार्ट मीटर्स इंट्रोड्यूस कर सके। हम गैस की एलोकेशन, आई एम सॉरी खान साहब, आपको इस टाइम पर कोई चीज चेंज होते हुए नजर आ रही है? बिकॉज डिस्कोस की तो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ना, सो इज दिस गोइंग टू चेंज? ये बेहतरी के लिए होगा या गड़बड़ हो जाएगी? मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो जैसे कहते हैं ना, आवर हैंड हैज बीन फोर्स्ड नाउ, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। तो हुकूमत इज ट्राइंग कि क्या किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन पनेशिया या कोई सिल्वर बुलेट नहीं होती। रेगुलेटर्स को ठीक करना है, नेपरा और ओगरा को प्रॉपर टेक्निकल रेगुलेटर एक बनाना है। पॉलिसी आपने इनिशियली जिक्र किया, मैंने तो बहुत सी पॉलिसी, स्मार्ट मीटरिंग की पॉलिसी, पाकिस्तान की सब्सिडी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो हमने कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवर करने की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो सीजनल प्राइसिंग है उसकी पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज तो बनने वाली हैं। और ऑपरेशंस को सरकार को निकलना है इस काम से और ये काम देना है फिर आपने प्राइवेट सेक्टर को। ये 5 साल भी अगर शुरू करें ना अनीका, तो 5 साल लग जाएंगे करते करते। फिर सबसे बढ़ के जो मुआहदे हुए हैं IPPs के साथ, आपका 2100 अरब का शोएब ठीक कह रहे थे, इस वक्त सिर्फ जाएगा जो आपका कैपेसिटी पेमेंट है एग्जैक्टली 2100 अरब। उसमें से बेशतर चंक, मैं मतलब आई डोंट वांट टू से द फिगर, 40% CPEC माहिदों का है। अब आपको उनसे रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ये जो बोझ है। अभी आपने पूछा जुलाई में किसी और ने नहीं, स्टेट रन मोनोपोलीज गैस की भी और डिस्कोस की भी नेपरा और ओगरा के पास गई हैं और एक नया टैरिफ मांग रही हैं। सो बेस टैरिफ में तब्दीली आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर छोटी, इफ यू गिव मी 2 सेकेंड, छोटी छोटी चीजें, हम परमानेंट डे लाइट सेविंग पे नहीं जा सकते कि हम घंटे की बिजली बचा ले। ये मैं इसलिए कहता हूं, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का कि सारी गैस की एक कीमत हो पाकिस्तान में इनपुट का, लॉ बने हुए अरसा दराज हो गया है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अभी हुकूमत ने एक और कमेटी बनाई है। मैंने इसलिए इतना सीरियसली जुजियात में जाके ये टॉपिक आपसे डील किया है कि अगर ये नहीं करेंगे, इट हैज द पोटेंशियल टू स्टॉप आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज ऑलरेडी वेरी हैवी ऑन द डोमेस्टिक सेक्टर और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी भी पैदावारी सलाहियत को खराब कर रहा है। एब्सोल्युटली। और अभी इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज वो मौजूद हैं रियाद के अंदर टू डिस्कस इकोनॉमिक सिचुएशंस एज वेल, ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अजीब बात यह है शोएब साहब कि IPPs की इन्वेस्टमेंट का पेबैक टाइम था 2 से 4 साल और इस टाइम पर वो जो प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं वो 18 गुना है।
اور ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے وہ تقریباً 6 کا. میں آئی ایم ریڈنگ دس رپورٹ اینڈ آئی ایم اپالڈ کہ ہم جتنی رقم وہ لگا چکے ہیں اس سے کئی گنا ان کو واپس کر چکے ہیں, اور ابھی ہمیں اور کئی گنا کرنی ہے کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا ایک وہ پولیٹیکل نعرہ ہوتا ہے, پی ایم ایل این کی حکومت نے جب آنا تھا, پی ایم ایل این نے جب حکومت بنانی تھی تو اس سے پہلے مینیفیسٹو کے اندر انہوں نے بڑے وہ دعوے کیے تھے, ہم سبسڈی بھی دیں گے, ہم بجلی بھی کی قیمتیں بھی کم کریں گے, اور اب بجلی کی قیمتیں زیادہ کرنے کی بات آ رہی ہے. مطلب صرف بجلی کی قیمت زیادہ نہیں, یہ ارریسپانسبلٹی بھی ہے. جی بالکل, وجہ اس کی یہ کہ جیسے ابھی خاقان نجیب صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے ہاں جو ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, آپ کے یہاں پی ایچ ڈیز ہی نہیں ہے جو ان تمام ایشوز کو جو نا ریزالو کر کے. حکومت کیسے ڈیل کرنا چاہ رہی ہے شب صاحب؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل بھی گئی ہیں نا, اب چونکہ ہم نئے پروگرام میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے, ان کی ڈیمانڈس پھر ہوں گی کہ آپ اپنی سبسڈیز کو محدود کریں. جیسے ہم ان کو محدود کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے پرائسز بڑھانی پڑے گی. آپ کے لیے بہتر تو یہ کہ ریکوری بھی کریں. چلیں آپ ریکوری بھی بہتر کر لیں تو یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ 2028 تک تو ویسے ہی ہم اس وقت جو پہلا ہمارا ختم ہوگا آئی پی پی وہ 2025 میں ختم ہوگا, دوسرا جا کے 28 میں ختم ہوگا, تو ابھی تو چلنے ہیں یہ, جب تک 2033 تک جا کے ختم کچھ ہوں گے آدھے سے زیادہ, تو اس وقت تک تو مسلسل جو ہے یہ 2000 ارب روپے ہر مہینے ہر سال ہم دے رہے ہوں گے. تو وہ جو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں خاقان نجیب صاحب, کیا حکومتی حلقوں کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ ان معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, نہیں تو پاکستان میں جتنی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے وہ ہمارا الیکٹریسٹی سیکٹر اس کو نلیفائی کرتا چلا جائے گا؟ یہ اتنا آسان نہیں, ہم نے ابھی تو ان سے نیگوشیٹ کیا 2021 کے اندر, 20 میں ہم نے کیا تھا آئی پی پیز کو, پھر جا کے وہ 6 آئی پی پیز جو ہیں وہ پھنس گئی تھیں, ان کو 21 میں جا کے فروری میں جا کے جو ہے ان سے معاملات طے ہوئے تھے. تو یہ اتنا آسان ہے نہیں, یہ تو جیسے ہم یہ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایکسپرٹ کی اوپینین ہونی چاہیے, ٹیکنوکریٹس کو بیٹھنا چاہیے, اور جو انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی تو پوچھا جائے نا جی بند کمروں کے اندر اور جو ہے وہ کیا معاہدے ہو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو اتنے مہنگے معاہدے ہو گئے, بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ آپ چلائیں نہ چلائیں آپ کو دینے ہی دینے. تو یہ اس وقت جو ہے, اور اب جیسے یہ گورنمنٹ کوشش بھی کرے, جیسے نجکاری کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ابھی کم از کم ان کو جو ہے نا 6 مہینے صرف روڈ میپ بنانے میں لگیں گے نجکاری کا. پھر اس کے بعد آپ ان کے لائن لاسز, پھر ان کے ملازمین کا کیا ہوگا, پھر آپ کیا جیسے پی آئی اے میں ہولڈنگ کمپنی بنا رہے ہیں, کیا یہاں بھی آپ ایسے ہی ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس میں جو ہے پارک کریں گے تمام کے تمام ملازمین کو اور نقصانات کو؟ ایک طرف تو وہ ملازمین ہے نا, ایک طرف وہ ایسٹس ہیں جو کہ ابھی obviously نجکاری کے اندر سیل ہونے ہیں. اب میرا وہ سوال تھا خاقان صاحب سے, I'll bring that question to you as well, کہ کیا یہ جو نجکاری کے معاملات ڈسکوس کے اسپیسیفکلی یہ پروفیٹیبل ہوں گے فار دا نارمل پرسن, ایک عام آدمی کے لیے, یا ہمارے یہاں وہ کمپٹیشن ڈیولپ ہونے, جیسے باہر کے ممالک کے اندر الیکٹریسٹی کی کمپنیز کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ پیکیجز دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں وہ کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا یا نیا کارٹل بن جائے گا؟ صرف ایک فائدہ ہوگا, وہ بھی یہ کہ جیسے کے الیکٹرک کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے نا وہ کے الیکٹرک خود برداشت کرتی ہے, وہ اپنے شیئرز ہولڈر کے اندر تقسیم کرتی ہے. اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتی ہیں تو یہ نقصان جو ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا, لیکن اگر یہ ہولڈنگ کمپنی بنا کے سب نقصانات وہیں رکھ دیں گے تو وہ ختم نہیں ہوں گے, تو وہ پھر کوئی نیا ٹیکس ہم دے رہے ہوں گے کہ جی وہ پرانے دور کے جو آئی پی پیز تھے ان کے نقصانات اب آپ بیٹھ کے بھر رہے ہوں گے, جیسے کیپیسٹی چارجز کے اندر بھر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو پے ہونے ہیں نا. اور یہی ہو رہا ہے مسلسل, سرکولر ڈیٹ 5.2 ٹریلین کو پہنچ چکا ہے, واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے, اور جو کچھ بھی ہے عوام سے لیں گے. پھر ہم یہ کہتے ہیں جی بجلی چوری ہو رہی ہے تو آپ بجلی مہنگی کر دیں, جتنی مہنگی کر رہے ہیں اتنی چوری ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے نا. سو اٹس اے ویشس سرکل. خاقان صاحب, اب 3 مسائل ہمارے سامنے آ گئے. بجلی مہنگی ہوگی, آپ پیسے لے سکیں گے تب جب لوگ پیمنٹ کریں گے. بجلی چوری زیادہ ہو جائے گی, بجلی چوری کو روکنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ بجلی چوری کو روک سکیں. کئی جگہ پر باقاعدہ طور پر ملازمین انوالوڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو بجلی چوری ہوگی وہ آپ ان صارفین سے لیں گے جو کہ آلریڈی پیمنٹ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو بل بھر رہے ہیں, وہ ان کے اوپر اور لاد دیں گے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سولر پینل بھی نہیں لگانے, اس لیے کیونکہ آپ کو یونٹ ہی کم ملے گا جب آپ اس کی نیٹ میٹرنگ کریں گے. سو وہ والی چیز کہ ہم سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ چیز کہ آپ بل زیادہ دے رہے ہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. ہاؤ ڈز دس میک سینس؟ یہی تو وہ گورنمنٹ تھی. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم سولر انرجی کی طرف جائیں گے زیادہ. سولر انرجی کے لیے 600 میگا واٹ کے لیے ہم نے جب بڈ کی کہ پاکستان کو کوئی بڈ کرے, آپ حیران ہوں گی, دیر واز ناٹ اے سنگل بڈ دیٹ کیم ٹو پاکستان. سو پاکستان کے انرجی سیکٹر کو, جیسے آج ہم نے گفتگو کی ہے, جب تک تشکیل نو نہیں کریں گے اور اس کی سرجری کے لیے جب تک سرجنز نہیں لائیں گے,
اور ایک ٹیم نہیں بٹھائیں گے جو انرجی سیکٹر کو پاور، گیس، پیٹرولیم اور واٹر کی مد میں نہ دیکھے، وہ ایک انرجی سورس سے دیکھے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کے اور میرے اور جو لوگ جو مراد یافتہ ہیں ان کے گھر میں گیس سب سے کم ایفیشنسی پہ سولر گیزرز، یہ جو گیزرز ہیں نارمل گیس گیزرز، اور ہمارے سٹووز میں برن ہوتی ہے. اگر اس کو برن کرنے کی بجائے آپ آج ہارڈ کال کریں اور آپ یہ ساری گیس پاور پروڈکشن کو دے دیں تو 12 روپے پر یونٹ کی بجلی بنتی ہے پاکستان میں. پاکستان کی یہ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہارڈ چوائسز پہ ہوگا، یہ آسان قیمتیں بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا، یہ اس پہ بیس نہیں ہوگا. ایک بات، تھیفٹ کو روکنا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اور آپ یقین کیجئے ہم کوئی بھی ڈسکو چلانے کے قابل نہیں ہیں. اس وقت بیشتر ڈسکوز کے چیف ایگزیکٹوز جو ہیں وہ ایڈیشنل چارج پہ ہیں، ہم تو سی او بھی ٹھیک اپوائنٹ نہیں کر سکتے. سو آپ کو کسی نہ کسی طرح ان دی نیکسٹ 6 months to a year to 2 years ان کو چاہے کنسیشنز پہ، چاہے 20% دے کر اونرشپ، ان کو پرائیویٹائزیشن میں، کمپیٹیٹیو بیہیویئر میں لے جانا پڑے گا. گیس کمپنیز کو چھوٹا بریک کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو ریگولیٹر بنانا پڑے گا. میں بڑی عزت سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹرینڈ ریگولیٹرز کا سٹاف موجود ہی نہیں ہے. آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ یہ موجود ہے، اس کو آپ کو باہر سے ٹرینڈ، چاہے وہ پاکستانی ہو جو ریگولیشن سمجھتے ہوں. ریگولیشن از ناٹ کہ ٹیرف ڈیٹرمن کیا، ریگولیشن از کہ پاکستان میں انرجی مارکیٹ کیسے بنے گی. پاکستان میں یہ بات سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. میں آسان مثال دیتا ہوں، آپ نے ٹیلی کام کو ڈی ریگولیٹ کیا، اتنے سارے کمپیٹیٹرز آئے، قیمت نیچے گئی. انیکا، کسی نے آپ کو آج تک آ کے یہ کہا ہے کہ میرے موبائل کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے؟ میں اس پہ آپ سے ہر امیر آدمی، ہر غریب آدمی، ہر مڈل کلاس یہ کہتا ہے کہ میرے بجلی، گیس، obviously خاقان صاحب پھر وہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گا. معاملات ڈی سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے obviously a lot of things get better, اور پھر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بھی بہتر کرنا obviously ان کی ذمہ داری ہوگی. بٹ خاقان نجیب صاحب تھینک یو ویری مچ، شعیب نظامی صاحب تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے، بات کریں گے دنیا میں ایک ایسا ملک جو کہ اس ٹائم پہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ معاملہ پہلے ویتنام کے حوالے سے ہوا تھا، ویتنام کے وار کے اوپر امریکی اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے تھے، اور اب غزہ کے حوالے سے. We'll talk about that after a break. Welcome back after the break. ناظرین، غزہ کے حوالے سے جہاں پوری دنیا کے اندر آج تک بہت سارے مظاہرے ہوئے، اپنی حکومتوں کے خلاف بہت سارے شہری اٹھتے ہوئے نظر آئے، ویسٹرن ورلڈ کے اندر جہاں حکومتیں ایک طرف اور شہری ایک طرف نظر آئے، وہاں ایک ایسا فینومینا سامنے آ رہا ہے جو بڑے واضح طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. یاد رہے کہ ویتنام وار جو امریکہ نے لڑی تھی، اس ٹائم پر بھی امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے جس طریقے سے ویتنام سے باہر نکلے اور اس کے بعد اپنی بہت سارے ایشوز کو، غلطیوں کو تسلیم بھی کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن اس ٹائم پر اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر، مختلف سٹیٹس کے اندر اس ٹائم پر احتجاج زوروں پر ہے. عجیب بات یہ بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنا فریڈم آف سپیچ کا رائٹ یا حق استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف دھاوا بولا جا رہا ہے، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے. ایک لمبی فہرست ہے ان یونیورسٹیز کی جو اس ٹائم پر احتجاج کر رہی ہیں. وہ فہرست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے لے کر کالجز تک امریکہ کے اندر ہر اسٹوڈنٹ اس ٹائم پر سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. اور نہ صرف مسلمان اسٹوڈنٹس اور مختلف اور ریلیجنس کے اسٹوڈنٹس، بلکہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ جیوز ہیں وہ بھی اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا، یونیورسٹی آف ٹیکسس، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، کیلیفورنیا پالیٹیکنک یونیورسٹی، سٹی کالج آف نیو یارک، انڈیانا یونیورسٹی، مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی، ایمرسن کالج نیو یارک یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی، ایمری یونیورسٹی، فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یہ سارے وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں اس ٹائم پر اسٹوڈنٹس باقاعدہ طور پر
خیمے لگا کر احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف اسٹوڈنٹس، یہاں باقاعدہ طور پر پروفیسرز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بھی اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں۔ آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیوں بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جو نمبرز ہیں وہ خوفناک ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ کا ارتکاب کر رہا ہے اس ٹائم پر اسرائیل غزہ کے اندر۔ غزہ کے نہتے 42,510 شہریوں کو اس ٹائم پر یورومیڈ کے مطابق، جس کی رپورٹ 23 اپریل 2024 کو آئی ہے، اس کے مطابق شہید کیا جا چکا ہے۔ تقریباً غزہ کی ساری آبادی اس ٹائم پر ڈسپلیسڈ ہے، یعنی 2 ملین افراد اس ٹائم پر ڈسپلیسڈ ہیں اور تقریباً 80,000 کے قریب اس ٹائم پر انجرڈ ہیں۔ غزہ کے تمام ہسپتالوں کو تقریباً غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے اسکولوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، غزہ کے ریزیڈینشل علاقوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اور غزہ کے باسیوں کو ایڈ بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر دعا اور دوا دونوں ہی کام کریں گی۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کہ غزہ اور کشمیر کے باسیوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ حافظ۔